हेलो, आर यू लिसनिंग मी? मेरी आवाज़ आ रही है? आर यू लिसनिंग? यस सर। ओके ओके, हाँ ठीक है। अब आपका जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट ख़त्म है। केमिस्ट्री का, बायो में भी डिजीज़ेस पढ़ाई दिया तो सबका रिवीजन चल रहा है। तो कल मैं बता रहा था कुछ टर्म्स में हमने क्या क्या बताया था। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी और केटाइंस, एनाइंस, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, ऑर्बिट्स का मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने का फॉर्मूला, न्यूट्रॉन फाइंड करने के लिए मास नंबर में से एटॉमिक नंबर घटाना, एन इक्वल टू ए माइनस जेड। कुछ हमने पावर नोटेशन भी बताया था कि कभी कभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में दे दिया जाता है, ये आप सिर्फ याद कर लेते हैं एक वैल्यू और उसी वैल्यू से आप समझते हैं। जैसे एवोगैड्रोज नंबर का जो वैल्यू है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑब्लिक मॉलिक्यूल्स ऑब्लिक आयंस, और उसी में अगर डिसमल को घसका के इधर पावर को बढ़ा घटा देता है तो बहुत सारे स्टूडेंट जो याद कर लेते हैं, रट लेते हैं, बस उसी को फॉलो करते हैं, तो वहाँ पे आप गलती कर सकते हैं। तो हमने उसको भी बताया था। इक्वेशन आपका जानना बहुत ज़रूरी है। मैथ में कम से कम बेसिक नॉलेज तो ज़रूरी ही है कि कैसे हम जैसे आप इंटीजर्स है, इंटीजर्स में अगर आपको सिंप्लीफिकेशन आ जाता है और आप उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं, जैसे सेल्सियस से पहला चैप्टर आपका मैटर है, उसमें एक टेम्परेचर को कन्वर्ट करने के लिए दिया जाता है। तो मेन आपका सिलेबस में था सेल्सियस से केल्विन एंड केल्विन से सेल्सियस कन्वर्ट करना, और सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए क्या है, +273 करते हैं। सेल्सियस से केल्विन में जाने के लिए हमने बताया था कि सी के बाद के आता है, तो सी के बाद के है मतलब बढ़ना है, +273 करना है। और केल्विन से सेल्सियस आना है मतलब के से पीछे आना है। तो वैसे केस में केल्विन से सेल्सियस में याद रखने के लिए एक हमने ट्रिक बताया था कि अगर आपको केल्विन से सेल्सियस में आना है तो सी पहले है, के बाद सी पीछे आना है, तो -273 करना है। तो अगर प्लस नोटेशन वाला दे देता है तब तो बहुत आसानी से आप लोग कर देते हैं। जैसे 27 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है केल्विन में, तो 27 + 273 कीजिएगा तो 300 केल्विन हो जाएगा। और 300 केल्विन को सेल्सियस बदलना है तो 300 - 273 कीजिएगा तो 27 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। लेकिन अगर हम इसको ये ना दे करके आपको दे दें कि दूसरे इससे हम दे दें आपको, जैसे -10 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है, -10 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है, देन व्हाट विल यू डू? तब क्या होगा आंसर? यहाँ पे इंटीजर्स का नॉलेज ज़रूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इंटीजर्स का नॉलेज नहीं होता है, तो वहाँ पे जैसे आप क्या करेंगे, -10 + 273, तो आंसर कितना होगा? सर 263। 263 केल्विन होगा। केल्विन पे डिग्री नहीं लिखा जाता है, जैसे हम सेल्सियस फ़ारेनहाइट पे डिग्री लिखते हैं, केल्विन में डिग्री नहीं लिखा जाता है, तो 260। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट जो है इसको, जैसे सपोज करो एक हम क्वेश्चन दे रहे हैं कि -273 केल्विन है, -273 केल्विन को हम सेल्सियस में बदलेंगे, तब क्या होगा? सर 0। क्या करोगे? केल्विन से सेल्सियस बदलने के लिए क्या करते हो? ये -546। सब प्लस हो जाएगा सर, माइनस होगा। हाँ, तो -273 तो प्लस हो जाएगा। कितना होगा आंसर बोलो? सर 546। -546। -546 ना, जीरो नहीं ना होगा? यस सर। हाँ, यही जो है ये आपको समझना है। जैसे -273 केल्विन है,
उसमें से -273 हमने सबट्रैक्ट किया सेल्सियस में बदलने के लिए। तो यहाँ पे दोनों एक ही तरह का साइन है, दोनों माइनस है, तो दोनों माइनस को ऐड करेंगे तो -546 केल्विन हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, ज़ीरो कर दिए तो रॉन्ग हो जाएगा ना। तो इंटीजर्स का नॉलेज इसमें यहाँ पे ज़रूरी है, बेसिक नॉलेज। अगर मैथ बहुत नहीं भी अच्छा है तो कम से कम बेसिक नॉलेज ज़रूरी है, उतना कम से कम जानना चाहिए। आप जैसे सपोज करो बहुत सारे स्टूडेंट को -1 +5 दे दें तो आंसर कितना होगा? 0 ज़ीरो। ज़ीरो। तो तरीका यही है ना कि जितना निगेटिव साइन है उसको पहले हम ऐड कर देते हैं, तो -5 हो गया, -1 -1 -1 -5, अब +5, दो तरह का साइन हो गया, सबट्रैक्ट कर देंगे, 0 हो गया। तो ये एक बेसिक चीज़। और हमने बताया था कि 37 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है, डिग्री फ़ारेनहाइट में। आजकल जब थर्मामीटर देखते हो, लेने जाते हो, तो दोनों में दिया रहता है, ऊपर में सेल्सियस में और नीचे फ़ारेनहाइट, दोनों में आपका टेम्परेचर मेज़र करने के लिए उसमें लिखा होता है, इंडिकेट किया रहता है। तो आजकल तो बहुत सारा डिवाइस आ गया है कि आप तुरंत कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन एक्चुअली सेल्सियस से फ़ारेनहाइट कन्वर्ट करने के लिए क्या है, उसका फॉर्मूला हमने एक बताया था, क्लास 5 में मैथ में दिया हुआ है। ये क्लास 5 में कन्वर्जन ऑफ सेल्सियस ऑफ फ़ारेनहाइट टू वो फार्मूला है। तो एक्चुअली फार्मूला जो बना है वो क्या है, C/5 F-32/9 इक्वल टू R/4। ये आप तीनों में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये दिस इज़ द फार्मूला, इसको आप याद कर लें। ये क्या है, सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस बाई 5, डिग्री फ़ारेनहाइट -32 एंड डिग्री R/4, ये 3 है। सेल्सियस से केल्विन एंड केल्विन से सेल्सियस तो आपके सिलेबस में है ही है। दिस इज SI। और ये जानते हो कि टेम्परेचर कन्वर्ट करने का SI यूनिट केल्विन है। SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। जैसे हर एक चीज़ को मेज़र करने का एक SI यूनिट होता है, जैसे डिस्टेंस का मीटर, टाइम का सेकेंड, पावर का वाट, करंट का एम्पियर, चार्ज का कूलम, है ना। जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है उसका यूनिट कूलम होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कूलम साइंटिस्ट के नाम पे उसका यूनिट है। फोर्स का यूनिट न्यूटन है ना। फोर्स का यूनिट न्यूटन साइंटिस्ट ने ग्रेविटेशनल फोर्स का ये किया था तो उस पर न्यूटन हो गया, है ना। तो SI यूनिट, टेम्परेचर का SI यूनिट केल्विन होता है। तो सेल्सियस से फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट से रोमर, ये टेम्परेचर का एक यूनिट है, लेकिन इसमें SI यूनिट केल्विन ही होता है। तो सेल्सियस से फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट से रोमर में बदलना है, तो 37 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है, तो तुम ये फार्मूला यूज़ करोगे, C/5 = F-32/9। तो कितना वैल्यू होगा, सॉल्व करो। सर 98.6। हाँ, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। जैसे सेल्सियस में हम बैठा दिया, 37/5 कर दिया, C/5 सेल्सियस की जगह पे पुट कर दिया, F-32/9 कर दिया। अब यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 5 इज़ मल्टीप्लाइड बाई F-32 ऐसे, और 9 इज़ मल्टीप्लाइड बाई 37, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5F माइनस 160, और इधर हो जाएगा 333। 5F इक्वल टू वॉट, 333 में जोड़ दो 160, 160 जुड़ जाएगा तो 3 × 3 = 9, 493 हो जाएगा, होगा ना। तो F इधर मल्टीप्लाई है, इधर वो जो 5 उधर जाएगा तो डिवाइड में बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा 493/5 सेल्सियस इक्वल टू F इक्वल टू 5 × 9 = 45, 40 47 5 × 8 = 40, 38.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। यही तो ये तरीका है आपको
और यही दे दिया जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो उसको कन्वर्ट करें सेल्सियस में तो 37 डिग्री सेल्सियस आएगा। तो ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लेंगे। दिस इज़, अब ये बनता कैसे है, ये बनता कैसे है उसका एक अलग ये है। जैसे थर्मामीटर जो अलग अलग होता है, सेल्सियस का मिनिमम वैल्यू 0 डिग्री होता है, मैक्सिमम वैल्यू 100 होता है। जो हम थर्मामीटर में डिवीज़न करते हैं तो मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम 100 होता है, किस में, सेल्सियस में। फ़ारेनहाइट में मिनिमम 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, 32, मिनिमम वैल्यू 32 और मैक्सिमम maximum 212 होता 212। है, ठीक है। और रोमन में मिनिमम 0 और मैक्सिमम 80 डिग्री होता है। ये उसका जो डिवीज़न होता है वो, इसी से ये फार्मूला डिराइव किया गया है। फार्मूला डिराइव कैसे किया गया है वो देखो, टेम्परेचर माइनस मिनिमम वैल्यू बाय मैक्सिमम माइनस मिनिमम, ठीक है। फिर फ़ारेनहाइट में फ़ारेनहाइट माइनस मिनिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, और रोमन में रोमन माइनस मिनिमम वैल्यू बाय मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम 80 माइनस 0। अब हम c माइनस 0 तो क्या हो जाएगा, c बाई 100 हो गया, और f माइनस 32 और 212 में से 32 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 180। और इधर क्या हो गया, r बाई 80, इधर r माइनस 0 मीन्स r बाई 80। अब इसको सिंप्लीफाई कर दोगे, c बाई 100 f माइनस 32 बाई 180 r बाई 80। तो जैसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है ना, HCF निकालते हैं ना, तो सबको काट दोगे मिनिमम वैल्यू से, 100 कट जाएगा 20 से ये कट जाएगा, 20 से 80 कट जाएगा ना, सिंप्लीफाई जैसे करते हैं तो कितना हो जाएगा, 100 कट गया 20 से तो 5 हो जाएगा, 180 कट गया 20 से तो 9 हो गया, और r बाई 80 है तो 20 से कट गया तो 4 हो गया। तो यही वैल्यू ना आ गया आपका, 100 से 20 कट गया तो c बाई 5, और f माइनस 32, 180 कट गया 20 से तो क्या हो जाएगा 9, और r बाई 4। समझ गए कैसे डिराइव हुआ फॉर्मूला? यस सर। हाँ, तो ये सब चीज़ जानना चाहिए आपको। कन्वर्जन चूँकि पहला, हाँ, आपके सिलेबस में क्या किया है कि मैटर को भी बहुत सारा पार्ट डिलीट कर दिया है। क्या किया है, मैटर का भी बहुत सारा, इस चूँकि कोरोना पीरियड में जो सिलेबस को कर्टेल किया है तो मैटर से भी बहुत सारा, मैंने मोस्ट ऑफ द थिंग्स को हटा दिया है। तो अब आपका मेन चैप्टर केमिस्ट्री में इज मैटर अराउंड अस प्योर से ही शुरू होता है। उसमें मिक्सचर है, कंपाउंड है, वो सब डेफिनेशन तो याद कर ही लोगे। दूसरी चीज़ इम्पोर्टेंट जो उसका डिफरेंसेस वगैरह है, जैसे ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन है, कोलाइड। ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड में सबसे पहले तो सॉल्यूशन जो होता है वो होमोजेनस इन नेचर होता है, और सस्पेंशन हेट्रोजीनस होता है ना, इट इज़ नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन दिखने में लगता है बिल्कुल ट्रू सॉल्यूशन जैसा, बट ट्रूली क्या होता है वो, ट्रूली क्या होता है, हेट्रोजीनस होता है। कोलाइडल सॉल्यूशन जैसे आप ब्लड देखते हैं, ब्लड, मिल्क, इंक, पेंट, है ना, सोप सॉल्यूशन, ये सब दिखने में तुमको लगेगा कि पूरा उसका कंपोनेंट्स मिला हुआ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, लेकिन ट्रूली होमोजीनस नहीं होता है। कोलाइडल सॉल्यूशन इज ट्रूली हेट्रोजीनस। दिखने में इट लुक्स लाइक होमोजीनस बट ट्रूली इट इज हेट्रोजीनस, है ना। और साइज पार्टिकल का साइज जो होता है वो लेस देन 10⁻⁻7 cm सॉल्यूशन का होता है, और कोलाइड का जो होता है वो 10⁻⁻4 to 10⁻⁻ cm के बीच होता है। मतलब इसका साइज भी इतना छोटा होता है कि यू कैन नॉट सी बाय योर नेकेड आइज, लेकिन ये भी फिल्टर पेपर से पास हो जाता है। किसका, कोलाइडल सॉल्यूशन का पार्टिकल भी बहुत छोटा होता है, सॉल्यूशन का भी पार्टिकल वो भी पास हो जाता है फिल्टर पेपर से। लेकिन सस्पेंशन का जो साइज होता है
यू कैन सी बाय योर नेकेड आइज, उसके अंदर जो कंपोनेंट्स मिला होता है उसका साइज बड़ा होता है, यू कैन सी बाय योर नेकेड आइज, अपने खुली आँख से देख सकते हो उसको। दूसरा चीज़ एक और डिफरेंस जो पूछ देता है स्टेबिलिटी के हिसाब से, जिस जो कंपोनेंट्स है मिला हुआ है मिक्सचर में, अगर उसको कुछ देर के लिए छोड़ दो, इफ इट विल सेट डाउन एट द बॉटम, जिसको सेडिमेंटेशन प्रोसेस बोलते हैं, अगर वो नीचे बैठ गया तो दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन विल बी नोन एज अनस्टेबल। ये जानते हो, स्टेबिलिटी के हिसाब से डिफरेंसेस पूछ देता है कि बताइए आप कि ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइड में स्टेबल कौन है और अनस्टेबल कौन है। तो जो पार्टिकल इफ यू विल लीव फॉर शॉर्ट टाइम इट विल सेट डाउन एट द बॉटम, अगर नीचे बैठ गया तो वो अनस्टेबल है, और नहीं बैठा वो ऐसे ही मिक्सचर में घूम रहा है ड्यू टू लाइट वो हल्का होने की वजह से, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्टेबल। दैट इज कॉल्ड स्टेबल। ये मैंने शुरू में पढ़ाया था, याद है? हेलो? Yes, sir. हाँ, तो ट्रू सॉल्यूशन, Yes, sir. जैसे चीनी को पानी में मिला दो या नमक को पानी में मिला दो, ये ट्रू सॉल्यूशन बन जाता है। तो ये जो है उस दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन विल बी व्हाट, इट इज स्टेबल, इट इज नोन एज स्टेबल। और तुम्हारा सस्पेंशन जो है वो क्या हो जाएगा, इट इज अनस्टेबल। दूसरा चीज जो है एक टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट होता है जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट टेक्स प्लेस। व्हाट इज टिंडल इफेक्ट? इन विच द लाइट इज स्कैटर्ड, है ना, अगर उसके ऊपर लाइट पड़ता है पार्टिकल पे तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट टेक्स प्लेस, दैट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट मेन होता है तुम्हारा किसमें, टिंडल इफेक्ट मेन आपका Colloidal solution. कोलाइडल सॉल्यूशन में, लेकिन ये सस्पेंशन में भी दिखाता है, समझे? टिंडल इफेक्ट इट स्कैटर्स ए बीम ऑफ लाइट, सस्पेंशन में भी होता है, इट स्कैटर्स ए बीम ऑफ लाइट, कोलाइडल में भी होता है, बट ट्रू सॉल्यूशन में नहीं होता है। एक्चुअली होता क्या है कि अगर किसी डार्क रूम में तुम स्टार सॉल्यूशन है या कोलाइडल सॉल्यूशन है उसको रख दो बीकर में और उस पर टॉर्च जलाओ या लाइट पास करो, तो वो लाइट का जो रे है, जो पाथ है, वो विजिबल होता है। वो जो पार्टिकल स्कैटर्ड होता है वो आपको स्कैटरिंग नज़र आता है। इसका एक एग्जाम्पल है कि जंगल में, फॉरेस्ट में धूप की जो रोशनी है, सूरज की रोशनी जो है, वो फॉग पे पास करके जो दिखता है, देखते होगे उसके अंदर जितना डस्ट पार्टिकल है वो तुमको नज़र आएगा। देखा है ऐसा? हैव यू सीन इट? Yes, sir. हाँ, कभी कभी Yes, sir. हाँ, कभी कभी गांव में गए होगे तो खपड़े वाला मकान से सूरज की रोशनी जब निकल के एक सीधे रास्ते में से गुजरती है तो देखोगे एक सीधा एक बीम बनता है सीधा, और उस पर डस्ट पार्टिकल तैरता हुआ नजर आएगा। यही कहलाता है टिंडल इफेक्ट, है ना? तो फॉरेस्ट वगैरह में भी ऐसा देखते होगे, एक पेड़ वगैरह से पास होकर के जब सूरज की रोशनी पास होती है तो वो सब कुछ नज़र आता है, उसका पाथ नज़र, दिस इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। तो ये इम्पॉर्टेंट है। होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस में डिफरेंस, कंपाउंड एंड मिक्सचर में डिफरेंस, ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड में डिफरेंस, हाँ, और फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में डिफरेंस। तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज तो तुम लोग ऐसे भी तुम जनरल वे में जानते हो कि अगर किसी रिएक्शन को रिवर्स कर दें तो हमें अगर ओरिजिनल सब्सटेंस मिल जाता है तो वो दैट इज कॉल्ड फिजिकल चेंज, एंड इफ यू रिवर्स द रिएक्शन एंड यू कैन नॉट गेट द ओरिजिनल सब्सटेंस देन दिस इज कॉल्ड केमिकल चेंज। मतलब फिजिकल चेंज में नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। फिजिकल चेंज जो होता है उसमें कोई नया चीज़ नहीं बनता है, रॉ मटेरियल जो होता है वो सेम वही होता है। जैसे अब पेपर है, पेपर को अगर हम फाड़ दिया, 4 हिस्से में बांट दिया पेपर को, तो दैट इज़ फिजिकल चेंज, इट इज़ नॉट केमिकल चेंज। इसलिए कि पेपर जो सेल्यूलोज का बना हुआ है वो सिर्फ उसका शेप एंड साइज बदल दिया,
बट दैट पेपर रिमेन्स द सेम। ये समझ में आया? टीयरिंग ऑफ पेपर, टीयरिंग ऑफ पेपर इज नॉट केमिकल चेंज, क्योंकि रॉ मटेरियल जो पेपर है वो पेपर ही है, सिर्फ उसका हम क्या किए, फाड़ के उसका शेप बदल दिए हैं, तो इट इज़ नॉट केमिकल चेंज, नया चीज़ कुछ बना नहीं। लेकिन अगर उसको हम जला दिए, इफ़ वी बर्न इट, अगर पेपर को जला दिए तो जलने के बाद वो ऐश में बदल गया, और अगर रिएक्शन को तुम बैक करोगे कि हमको फिर ओरिजिनल पेपर मिल जाए, तो यू कैन नॉट गेट बैक द ओरिजिनल सब्सटेंस, सो इट इज़ chemical change. Burning of the paper is chemical change, but tearing of paper is not chemical change, it is physical change. Clear हुआ? समझ में आया? Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब उसी में बहुत सारा चीज़ तुम देखते होगे। एक कभी कभी पूछ देता है कि बर्निंग ऑफ कैंडल, तो बर्निंग ऑफ कैंडल में दो चीज़ होता है, उसके अंदर एक थ्रेड होता है बीच में, वैक्स जब Yes, sir. जलता Sir, है, both होता है ये। हाँ, तो दोनों हो जाता है, उसमें जलता है, Sir, थ्रेड both है। जलेगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगा और या ऐश में कन्वर्ट होएगा, और वो जो तुम्हारा वैक्स है वो मेल्ट होता है। तो मेल्टिंग ऑफ एनीथिंग, बटर का मेल्ट करना, मिल्क का आइस का मेल्टिंग होगा, या बटर का मेल्ट करना, या वैक्स का मेल्ट करना, फिजिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ एनीथिंग इज फिजिकल चेंज, लेकिन बर्निंग ऑफ एनीथिंग इज केमिकल चेंज। तो यहाँ पे वैक्स में दोनों चीज़ होता है, मेल्ट भी करता है और जलता भी है थ्रेड, तो इट इज़ केमिकल एज वेल एज फिजिकल चेंज। लेकिन कोई स्टूडेंट सिर्फ केमिकल चेंज ही लिख देगा तो नंबर उसको मिलता है, फुल मार्क्स मिल जाता है, लेकिन तुम्हें ये समझना चाहिए कि ये दोनों जो होता है, इसमें ऐसे चेंज में दोनों होता है। अब जैसे पानी का 3 फॉर्म होता है, आइस का, आइस हो गया, एक वेपर हो गया, वाटर लिक्विड, आइस सॉलिड फॉर्म, एंड वेपर इट इज़ गैसियस फॉर्म। वेपर जो है गैसियस फॉर्म, 3 फॉर्म में, वाटर इज फाउंड इन 3 फॉर्म, सॉलिड लिक्विड गैस। सॉलिड आइस हो गया, लिक्विड वाटर हो गया, और वेपर गैस हो गया। अब इसमें जो कन्वर्जन होता है ना, आइस मेल्ट करके पानी बन गया, पानी को हीट करोगे तो वेपर में बदल गया, वेपर ठंडा होके कंडेंस करके लिक्विड बन गया। ये सारा चेंज जो है, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड, फॉर्मेशन ऑफ आइस, फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम आइस, ये सारा चेंज जो है डेट इज़ फिजिकल चेंज, इट इज़ नॉट केमिकल चेंज। समझ में आया? बर्फ़ का बनना पानी से, पानी का बनना बर्फ़ से, वेपर से क्लाउड का बनना, क्लाउड का से रेन होना, ये सारा जो चेंजेस है, these all changes are evaporation, that all changes are what? That is physical or chemical? Physical. फिजिकल चेंज, ठीक। बटर का मेल्ट करना फिजिकल चेंज। और रस्टिंग या रेंसिडिटी क्या होता है? व्हाट इज क्रोजन, व्हाट इज रेंसिडिटी? रेंसिडिटी समझते हो? डू यू नो व्हाट इज रेंसिडिटी? नहीं जानते हो? रेंसिडिटी जानो, क्लास 10 में जाओगे तो वो टाइप ऑफ रिएक्शन जैसे ही शुरू होगा उसमें रेंसिडिटी एक टर्म आएगा। रेंसिडिटी होता क्या है कि जब फैटी और ऑयली सब्सटेंस व्हेन यू केप्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम इट गिव्स द बैड स्मेल एंड फॉल स्मेल। जब खाने को फैटी सब्सटेंस है या ऑयली तेल वाला सब्सटेंस है खाना, उसको अगर ज़्यादा दिन छोड़ देते हो तो देखोगे उसके अंदर स्मेल आने लगता है, बैड स्मेल। वो क्या होता है, फर्मेंटेशन हो गया, सड़ने लगा। तो ये जो टर्म है, जब उसके अंदर स्मेल आने लगता है, ख़राब स्मेल आने लगता है, बैड स्मेल, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रेंसिडिटी। और ये एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। ये कैसा प्रोसेस है? इट इज़ एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस एंड दिस इज कॉल्ड रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी इज ए प्रोसेस in which when a food is kept for a long time that gives the bad and foul smell and that is called rancidity। ये केमिकल चेंज है, रेंसिडिटी केमिकल चेंज है। क्रोजन क्या है? क्रोजन समझते हो? डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रोजन? अगर स्पेशली आयरन में लगता है तो उसको बोलते Yes, हैं हम sir. रस्टिंग बोलते हैं। लेकिन जनरल मेटल में जो उसकी ड्यूरेबिलिटी, उसकी शाइनिंग ख़त्म हो जाती है मेटल की,
ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड एयर, तो उसको हम क्रोजन बोलते हैं। और जैसे आदमी में डिजीज होता है ना, बीमारी, तो बीमारी आदमी को कमज़ोर कर देता है ना। कोई भी डिजीज इंसान को बीमार कर जो होता है तो बीमारी सबको कमज़ोर कर देता है। लेकिन कोई ऐसा बीमारी है जो किसी को मजबूत कर देता हो? ऐसा तो कोई बीमारी नहीं है सब। लेकिन मेटल में क्रोजन इफेक्ट एक कहीं पे बेनिफिशियल इफेक्ट है। हर क्रोजन में मेटल कमज़ोर हो जाता है, उसकी शाइनिंग ख़त्म हो जाती है। लेकिन कोई यूजफुल इफेक्ट बताओ तो क्रोजन का किस मेटल में होता है? एल्युमिनियम में। हाँ, अल्मुनियम एक ऐसा मेटल है जहाँ एक बार क्रोजन इफेक्ट हो जाता है, वंस द क्रोजन इफेक्ट इज डन देन फर्दर क्रोजन इज प्रिवेंटेड, फिर नहीं होता है। फिर एक बार क्रोजन हो गया उसके ऊपर तो उसके ऊपर क्रोजन इफेक्ट नहीं होता है। इसीलिए अल्मुनियम का हैंगर वगैरह तुम घर में कपड़ा सुखाने के लिए ज़्यादातर देखोगे अल्मुनियम का होता है, क्योंकि वाटर या मॉइस्चर से और एयर से कांटेक्ट, एक बार उसके ऊपर लेयर बन गया अल्मुनियम ऑक्साइड का तो फिर रस्टिंग या क्रोजन इफेक्ट नहीं होता। ये बेनिफिशियल इफेक्ट है अल्मुनियम मेटल के लिए, और सब मेटल में नहीं, समझे। जैसे वैक्सीनेशन में क्या होता है, वैक्सीनेशन में जब किसी इंसान के बॉडी में वैक्सीनेशन किया जाता है तो पर्टिकुलर जर्म्स, उसी जर्म्स का तैयार किया जाता है। जैसे अभी कोविड का वैक्सीन तैयार हो रहा है तो उसी के जर्म्स को लेकर के आदमी के बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, और बॉडी के अंदर जा करके वो क्या करता है, एक एंटीबॉडी बनाता है। एंटीबॉडी का मतलब होता है कि इम्यून सिस्टम बॉडी में बना देता है, इसको प्रोटीन होता है, एक एंटीबॉडी प्रोटीन बना देता है। और क्या होगा कि वो बाहरी जग से बताता है, मतलब कहा जाता है कि अगर किसी को स्मॉल पॉक्स हो गया है तो फिर दोबारा स्मॉल पॉक्स नहीं होता है। सुना है, हैव यू हर्ड, ऐसी बात सुना है कि अगर किसी को चिकन पॉक्स हो जाता है Yes, तो sir. हाँ, उसको फिर दोबारा चिकन पॉक्स नहीं होता है। नहीं होता है इसका मतलब ये हुआ कि उसके बॉडी में उस जर्म्स का इम्यून सिस्टम डेवलप हो जाता है जो फाइट करता है अगेंस्ट द डिजीज। एक एंटीबॉडी उसके बॉडी में बन जाता है जो फर्दर अगर कभी उसको वो जर्म्स अटैक करेगा तो वो बीमारी नहीं होगी, उसको एंटीबॉडी बोलते हैं, दैट इज ए प्रोटीन। इज इट क्लियर? तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज Yes, sir. ये सब आप समझ गए, डिफरेंस भी आप उसका जानते ही होंगे। अब हमने बहुत सारा मिक्सचर बताया, रिवीजन चल रहा है तो इसलिए हम बहुत सारा आपका मिक्स्ड क्वेश्चन सब पूछ रहे हैं। इसी तरह आपका रिवीजन होता रहेगा। अभी तो आपका क्लास चलेगा कंटिन्यू, फरवरी तक चलेगा, लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम उन लोगों का प्री बोर्ड शुरू है। 10th वाले का प्री बोर्ड इस संडे से शुरू हो जाएगा। ये जो कमिंग संडे है उसका 40 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा प्री बोर्ड का, और फिर उसके बाद ऑफलाइन प्री बोर्ड हो सकता है, मे बी पॉसिबल जनवरी में। तो उन लोगों का तो अब क्लास धीरे धीरे आपका चलेगा, तो रिवीजन जो हो गया है रिवीजन चलेगा। अब जैसे कुछ मिक्सचर है, उस मिक्सचर को सेपरेशन का तरीका पूछता है, प्रोसेस पूछ देता है। जैसे अगर आपके क्रॉप्स में, अनाज में हस्क मिल गया है, भूसा, तो कौन से प्रोसेस से सेपरेट करोगे? विनोइंग, राइट, विनोइंग प्रोसेस कहलाता है वो। लाइटर पार्टिकल जो है एयर के प्रेशर से उड़ जाता है और जो हैवियर है वो नीचे जमा होता जाता है। इसको हम थ्रेसर में देखते होगे, गांव में जब गेहूं वगैरह कटता है तो एक मशीन है, वो क्या करता है कि वो हस्क से, घास से गेहूं को अलग करता है, और एक फैन चलता है पीछे से, ब्लेड उसका नाचता है जो हस्क को उड़ा देता है, दूर जा कर के वो जमा होता है और गेहूं नीचे जमा होता जाता है। ऐसे प्रोसेस को विनोइंग प्रोसेस कहा जाता है। वेरी गुड, विनोइंग प्रोसेस, ठीक है। कभी कभी देखोगे बालू में बड़ा बड़ा कंकड़ मिल जाता है, और हम जब प्लास्टर घर में करते हैं तो उस पत्थर को हटाना ज़रूरी होता है, क्योंकि प्लेन करने के लिए पत्थर रहेगा तो वो नहीं प्लेन होगा। तो उसको हम उस पेबल्स को कैसे अलग करते हैं सैंड से? सीविंग। सीविंग
चलनी से चालते। हाँ, SIEVING, सीविंग प्रोसेस। सीव माने चलनी होता है, चालना। जैसे घर में फ्लोर है, आटा चालते हैं ना, उससे हम लोग चोकर निकालते हैं, मैदा बन तैयार करते हैं। आटा को चालोगे तो जो एकदम क्रस्ट किया हुआ फ्लोर होगा उससे कचौड़ी वगैरह बनता है। तो वो सीव करके, हाँ, उसमें जो फाइबर पार्ट होता है अनाज का, जिसको जो हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी को हम निकाल देते हैं। चोकर जिसको बोला जाता है ना, फाइबर पार्ट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। हमारे बॉडी के लिए वो फाइबर पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन वो रोकता, कॉन्स्टिपेशन से हमें बचाता है। कॉन्स्टिपेशन समझते हो? डू यू अंडरस्टैंड? पेट जो साफ होता है ना, पेट अगर बाथरूम अगर 2-3 दिन नहीं हुआ तो उसको कॉन्स्टिपेशन बोला जाता है, और हमारे लिए बहुत डेंजरस थिंग है। अगर आपका पेट साफ नहीं है तो वो दैट इज़ द होम ऑफ डिजीजेस। डिजीज़ का जो है वो घर हो जाता है ना। अगर आपका पेट साफ नहीं है तो वो डिजीज़ का एक, यही बीमारी फैलने का एक बहुत बड़ा, इसलिए पेट साफ रहना चाहिए। तो उसके लिए हमें फाइबर पार्ट्स, जितना भी छिलका वगैरह होता है, फ्रूट्स खाते हैं ना, सेब खाते हैं, आम खाते हैं, ये खाते हैं, छिलका वाला सब्जी खाते हैं, जो ऊपर का है वो हमारे पेट को साफ करता है। चना खाते हैं, चना सत्तू खाते हैं, ये प्रिवेंट करता है कॉन्स्टिपेशन को। इज इट क्लियर? समझ में आया कॉन्स्टिपेशन का मतलब? हाँ, मतलब पेट साफ रहना चाहिए। दैट इज, जब बायो भी पढ़ते हो, डिजीज़ वगैरह पढ़ते हो, तो ये सब टर्म जानना चाहिए। और कभी कभी तुमको जब कुछ होता है तो पैथोलॉजी वाले बोलते हैं ना कि स्टूल टेस्ट कराना है। तो स्टूल टेस्ट का मतलब वही होता है, बाथरूम का टेस्ट, है ना। ये सब चीज़ टर्म जानिए, समझिए। ये सब हंसने वाली बात नहीं है, ये सब जानना चाहिए, समझना चाहिए। अब जैसे बॉयल एंड वाटर, मिसेबल लिक्विड में आता है ना, टू मिसेबल लिक्विड, लिक्विड का मिक्सचर, इमिसेबल लिक्विड का मिक्सचर। तो इमिसेबल वाले लिक्विड के मिक्सचर को हम सेपरेट करते हैं कैसे? सेपरेटिंग फनल से। सेपरेटिंग फनल से, हाँ सही। और मिसेबल लिक्विड में अगर 2 मिसेबल लिक्विड है और दोनों का एटलीस्ट डिफरेंस बॉइलिंग पॉइंट का 25 डिग्री सेल्सियस है, तो हम डिस्टिलेशन प्रोसेस से करते हैं, जैसे अल्कोहल और वाटर। तो ऐसे मिक्सचर को, मिसेबल लिक्विड है, दोनों होमोजीनियस मिक्सचर बनाता है, लेकिन ऐसे मिक्सचर को हम डिस्टिलेशन प्रोसेस से सेपरेट करते हैं, ठीक है। लेकिन जो इमिसेबल लिक्विड है, बॉयल एंड वाटर है, या मरकरी और कोई दूसरा वाटर है, मरकरी एंड वाटर मेटल एक है और उसमें मिल गया है, तो वहाँ पे इमिसेबल फॉर्मेशन होता है, तो वहाँ पे हम सेपरेटिंग फनल यूज़ करते हैं। इज इट क्लियर? उसके बाद आएगा आपका, यस सर। हाँ, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन में जैसे तुम नमक में, पानी में नमक मिलाते हो, चीनी मिलाते हो, तो देखते होगे कि जब पानी में 1 चम्मच हम नमक मिलाया वो घुल गया, फिर 1 चम्मच और मिलाया वो घुल गया, फिर और मिलाते जा रहे हैं और उसको स्टेयर करते हैं। तो एक टाइम आएगा कि तुम जब उसमें 1 स्पून डालोगे और वो नहीं घुलेगा, दैट विल नॉट डिजॉल्व इन इट, तो वो जो कंडीशन होगा दैट विल बी नोन एज सैचुरेटेड। वहाँ पे इफ़ यू ऐड मोर सॉल्यूट इन इट एंड इट डज नॉट डिजॉल्व, दैट कंडीशन विल बी नोन एज सैचुरेटेड कंडीशन। समझ में आया? और तुम डालते, उसमें मिलाते जा रहे हो सॉल्ट, और वो लिक्विड में घुलता चला जा रहा है, तो वैसा कंडीशन क्या होगा? दैट विल बी नोन एज अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, उसी में आएगा। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी क्या होता है? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व इन द 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, दैट कंडीशन इज नोन एज सॉल्युबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट that can be dissolved in 100 ग्राम of the solvent। सॉल्वेंट में, इसलिए सॉल्युबिलिटी निकालने के लिए जो फार्मूला होता है जानते हो? वेट ऑफ द सॉल्यूट बाय वेट ऑफ द सॉल्वेंट इनटू 100। वहाँ पे सॉल्युबिलिटी अगर निकालना है, सॉल्युबिलिटी का फार्मूला निकालना है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट,
weight of solute by weight of what? Weight of solvent into 100 है ना, into 100। और अगर कंसंट्रेशन निकालना है तब क्या करेंगे? कंसंट्रेशन के लिए या परसेंटेज? सॉल्यूशन बाय हाँ वेट, सॉल्यूट बाय सॉल्वेंट। हाँ वेट ऑफ 100। सॉल्यूट बाय सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय सॉल्यूशन इनटू 100। ये तो दोनों में डिफरेंस है। सॉल्युबिलिटी पूछ दे तब, और सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिल करके क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, जैसे नमक सॉल्यूट हो गया, पानी सॉल्वेंट हो गया, मिल करके बना देगा सॉल्यूशन। तो इस तरह से अब आपका जो रिवीजन चल रहा है। फिर कल फ्राइडे, कल होगा तो चैप्टर 1 सेल रिवाइज कराएंगे। कल फ्राइडे है ना, सेल स्टार्ट करेंगे, सेल से क्वेश्चन वगैरह पूछेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही ख़त्म करते हैं यहीं पे।